हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के पीजीटी क्वेश्चंस यानी कि पीवाईक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि पिछले वर्षों में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं समाजशास्त्र के पीजीटी में, उन क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एंड ये क्लास 7th है। इससे पहले 6 क्लासेस हो चुकी हैं। इनका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों को आदान प्रदान के सिद्धांत पर अंतः संबंधित करती है, यह धारणा है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑस्कर लुइस, एन.एस. रेड्डी, एम.एन. श्रीनिवास, डॉक्टर योगेंद्र सिंह। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्टर योगेंद्र सिंह होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर बात आती है जजमानी व्यवस्था की, तो सबसे पहले जजमानी व्यवस्था का जो अध्ययन किया था वो विलियम वाइजर ने किया था अपनी बुक द हिंदू जजमानी सिस्टम में। बुक का नाम क्या है, द हिंदू जजमानी सिस्टम है। सबसे पहले किसने अध्ययन किया है, विलियम वाइजर ने। ठीक है, ये जो आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और कहाँ पर अध्ययन किया था, तो यूपी के करीमपुर गांव में किया था। ठीक है, यूपी के करीमपुर पर अध्ययन किया था। उस अध्ययन के पश्चात इन्होंने जजमानी व्यवस्था की अवधारणा दी थी विलियम वाइजर ने। और विलियम वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया था। ठीक है, जितने भी बातें आपको बताई जा रही है, यानी कि फर्स्ट क्या निकलता है, क्वेश्चन बनता है किसने सबसे पहले अध्ययन किया जजमानी व्यवस्था का, तो विलियम वाइजर ने। ठीक है, कहाँ पर किया, सेकंड क्वेश्चन बनता है, तो यूपी के करीमपुर पर। ठीक है, वहाँ पर इनका अध्ययन रहा है। थर्ड है, किस बुक में इन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात की है, या जजमानी व्यवस्था की ये जो बुक है द हिंदू जजमानी सिस्टम, ये किसकी है, तो विलियम वाइजर की है। और किसने जजमानी व्यवस्था को प्रकार्यात्मक संस्था बताया है, तो विलियम वाइजर ने बताया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है जजमानी व्यवस्था पर कि किसने जजमानी व्यवस्था को एक शोषणकारी व्यवस्था बताया है, कि जजमानी व्यवस्था एक शोषणकारी संस्था है। तो याद रखिएगा ऑस्कर लेविस है। ठीक है, ऑस्कर लेविस जिन्होंने गरीबी की संस्कृति दी थी। ठीक है, यह अवधारणा भी ऑस्कर लेविस के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, यानी कि जो आपका सिलेबस में जजमानी व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये टॉपिक है, ये इसको कंप्लीट कराया जा चुका है। आप को कम्युनिटी पर लिंक शेयर कर दिया जाएगा वीडियो का, या फिर आप गोल टू सक्सेस जजमानी सिस्टम करके सर्च करिएगा। चूँकि एक वीडियो है तो उसका फोल्डर नहीं बनाया गया है, तो उसमें आपको वीडियो वो मिल जाएगी। एंड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जजमानी व्यवस्था की विशेषताएं भी पूछी जाती है कि कौन सी विशेषताएं हैं, यजमान किसे कहते हैं, ठीक है, कमीन किसे कहा जाता है, कौन सी जातियां होती हैं जो सिर्फ सेवाएं लेती हैं, देती नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो वो वीडियो जजमानी व्यवस्था की आप लोगों को देखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, जाति राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है। ऑप्शंस हैं घुरिये, मजूमदार, D.R. गॉडगिल, कूले। तो यहाँ पर क्या होगा, जाति राजनीति का कैंसर है, ये किसने कहा है, D.R. गॉडगिल ने कहा है। D.R. गॉडगिल का कहना है कि जो जाति है, कास्ट सिस्टम है, वो राजनीति का उसको कैंसर बताते हैं। और इसके अलावा ये जाति व्यवस्था को आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण और इसके अलावा जो नेशन बिल्डिंग है, राष्ट्र निर्माण है, उसमें भी ये बाधक मानते हैं। जाति को आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय जो एकीकरण है
और जिसकी बात हम लोग करते हैं नेशन बिल्डिंग, राष्ट्रीय निर्माण में, तो उसमें जाति बाधक के रूप में सामने आती है, एक बाधक वाला काम करती है बाधा, ठीक है। तो ये कहना किसका है? D.R. गॉडगिल का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शंस हैं पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय, सामाजिक नियोजन, उपर्युक्त दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? बोटोमोर ने इन कारणों में से किसे सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार माना था? तो पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्लस सामाजिक नियोजन, ये दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बोटोमोर एक बात ये भी कहते हैं कि जो सामाजिक परिवर्तन है सोशल चेंज है, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन करने की बात करते हैं, यानी सामाजिक परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन का वर्गीकरण करना चाहिए या उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने स्वयं कोई वर्गीकरण नहीं दिया था, लेकिन वे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? पहला कहते हैं कि ये जो वर्गीकरण है सामाजिक परिवर्तन का, ये जो परिवर्तन की गति होती है, यानी कि परिवर्तन की तीव्र गति है या परिवर्तन मंद गति से हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है, तेज या धीमा समाज में होने वाला परिवर्तन है, तो परिवर्तन की गति के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। सेकंड बात करते हैं, परिवर्तन अगर योजनाबद्ध हो रहा है, प्लानिंग के साथ परिवर्तन किया जा रहा है, उसकी बात हो रही है समाज में, या फिर आकस्मिक कोई परिवर्तन देखने को मिलता है समाज में, तो उसके आधार पर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वर्गीकरण की बात करते हैं। थर्ड बात करते हैं कि परिवर्तन के जो स्रोत हैं वो कौन से हैं, यानी कि आंतरिक हैं या फिर बाह्य, इसके आधार पर। एंड लास्ट में एक बात करते हैं, औद्योगिकीकरण के द्वारा जो समाजों में जो अलग अलग तरीके के जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, उसके आधार पर भी हम सामाजिक परिवर्तन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इनके आधार पर बात की है, तो ये याद रखिएगा। फ़िलहाल पीजीडी के एग्ज़ाम में इतना डिटेलिंग नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर या आपके नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनकी अगर हम बुक की बात करें तो एक बुक है क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी। सेकंड है इलीट्स एंड सोसाइटी, सेकंड क्या बताई गई? इलीट्स एंड सोसाइटी। एंड जो थर्ड बुक है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है। ये किसने बुक्स बताई हैं? बोटोमोर ने बताई हैं, यानी कि बोटोमोर की बुक्स है, ठीक है, बोटोमोर की ये बुक्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुँचाने वाले कारक कौन से होते हैं? रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ या फिर उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर क्या होगा? तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। सोशल चेंज आपके सिलेबस में ये टॉपिक है एंड इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सोशल चेंज से जो आपको 2 फोल्डर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, ठीक है। एक फोल्डर तो इससे रिलेटेड यानी सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो सिद्धांत हैं, जो थियरीज़ दी गई हैं, जिसमें आपका हो जाएगा सोरोकिन का सामाजिक परिवर्तन का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है वो, टॉयनेबी का जो सामाजिक परिवर्तन का रहा है सिद्धांत, स्पेंगलर का जो है, पेरेटो ने जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का जो सिद्धांत दिया है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है वो, इन सभी के अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे उस फोल्डर में। प्लस एक फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs का। तो पहले आपको क्या करना है, जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी पहले जो सोशल चेंज से रिलेटेड जो थ्योरीज़ वाला फोल्डर है, यानी थ्योरीज से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं उन्हें देखनी है। उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं, आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड जो MCQs वाला फ़ोल्डर है, सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs वाला जो फ़ोल्डर है उसमें कुछ वीडियोस मिलेंगी, उसको देखनी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता है? संस्कृति दैवीय उपहार है, संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है, संस्कृति आनुवंशिक विरासत है, संस्कृति पर्यावरण का हेरफेर है। विशेषता पूछी जा रही है, संस्कृति की कौन सी है बताइए।
5th का यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर संस्कृति समाज के द्वारा निर्मित है, ये हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति क्या है? एक सीखा हुआ व्यवहार है, मानव निर्मित जिसे हम बोलते हैं, या समाज के द्वारा निर्मित है, ठीक है। और इसके द्वारा यानी संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है? एक साधन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है रिवाज, लोक रीति, विवाद या फिर कानून। जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है? क्या होगा यहाँ पर? कानून, उसे कानून कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? आर रेडफील्ड, सर चार्ल्स मेटकॉफ, ए.आर. देसाई, एल्बर्ट मेयर। भारतीय गांव लघु गणतंत्र है। इस तरीके से आपका जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें कई बार पूछा जा चुका है। तो क्या होगा? सर चार्ल्स मेटकॉफ का ये कहना है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है उसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं आत्मसातीकरण, संस्कृतिकरण, विलयीकरण या फिर अभिज्ञानीकरण। इनमें से किसके द्वारा, किसमें ये देखने को मिलता है कि जो जाति व्यवस्था में जो उनका क्रम है उसमें उससे ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्च जाति की आदतों, परंपराओं और अनुष्ठानों को अपनाती है, उसे क्या कहा जाएगा? कई बार इस तरीके का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं स्टेटमेंट में। यहाँ पर वो क्या होगा? संस्कृताइजेशन यानी संस्कृतिकरण कहेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का है, ठीक है। किसका है? एम.एन. श्रीनिवास का। आपको कई बार बताया गया है एम.एन. श्रीनिवास का ये कॉन्सेप्ट है। एम.एन. श्रीनिवास की जैसे कि जो अवधारणाएं रही हैं, एक तो जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृतिकरण, ठीक है। सेकंड नंबर पर जो डोमिनेंट कास्ट है, प्रभुत्व जाति, वो अवधारणा है। इसके अलावा आधुनिकीकरण एक अवधारणा है, पश्चिमीकरण की अवधारणा है, धर्मनिरपेक्षीकरण की है, फैलाव की अवधारणा है। तो इनमें ये इतनी सारी अवधारणाएँ हैं। डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि किसकी है, मैचिंग में आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। लेकिन जो संस्कृतिकरण और जो डोमिनेंट कास्ट है, ठीक है, इससे रिलेटेड आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीआईसी, पीजीटी हो, कहीं पर भी हो, आपको ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो ये जो एम.एन. श्रीनिवास के ये जो कॉन्सेप्ट है दो, इससे रिलेटेड फोल्डर मिल जाएगा एम.एन. श्रीनिवास की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। 2 वीडियो है अलग अलग कॉन्सेप्ट पे, एक संस्कृतिकरण पर और सेकंड जो वीडियो है वो डोमिनेंट कास्ट पर है। दोनों को ही देखना है अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जैसे कि संस्कृतिकरण में पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट, जैसे अभी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरीके से पूछा जाता है। और इसके अलावा संस्कृतिकरण की कौन सी विशेषताएँ हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड पूछा जाता है, कौन से नहीं हैं, ये किस बुक में उन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया है, कहाँ पर अध्ययन करके दिया है, इस तरीके से पूछा जाता है। ऐसा ही सेम डोमिनेंट कास्ट में आपको देखने को मिलेगा। डोमिनेंट कास्ट की कौन से लक्षण या विशेषताएं हैं, कहाँ पर अध्ययन किया, इससे रिलेटेड जो बुक है वो पूछा जाता है। तो इन दोनों ही वीडियोज़ को आपको देखनी है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं वृहद परंपरा की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकिम मेरेट, एम.एन. श्रीनिवास, मिल्टन सिंगर।
कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए इनमें से किसने लघु परंपरा और वृहत परंपरा की अवधारणाओं को दिया था? तो ये कॉन्सेप्ट किसका रहा है? कई बार आपको बताया गया है, लिटिल ट्रेडिशन एंड ग्रेट ट्रेडिशन, और रॉबर्ट रेडफील्ड का है। किसका है? रॉबर्ट रेडफील्ड का है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कृषक समाज की भी इन्होंने अवधारणा दी है। बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का जिसमें ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो बुक का नाम क्या है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर ये आती है 1956 में, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, ये याद रखिएगा, बुक रॉबर्ट रेडफील्ड की है। लिटिल ट्रेडिशन एंड अ ग्रेट ट्रेडिशन, लघु परंपरा वृहत परंपरा। इसके अलावा लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट है। फोक कल्चर यानी लोक संस्कृति, फोक सोसाइटी यानी लोक समाज। ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसके हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड के हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना कब प्रारंभ हुई? ऑप्शंस दिए गए हैं 2 अक्टूबर 1955, 26 जनवरी 1996, 15 अगस्त 1997, 1 अप्रैल 1999। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना, ये आपके नेट के भी पेपर में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 अप्रैल 1999 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? अनुसूचित जनजाति, ठीक है, उसको पिछड़े हिंदू किसने कहा है? ऑप्शंस हैं B.S. गुहा, G.S. घुरिये, काका कालेलकर, B.R. अम्बेडकर। तो अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा है? G.S. घुरिये ने कहा है। किसने कहा है? G.S. घुरिये ने कहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो पॉलिसीज़ की बात हो रही थी, उसमें आत्मसातकरण की जो नीति की बात की थी, वो G.S. घुरिये ने ही की थी। और नेशनल पार्क की बात किसने की थी? राष्ट्रीय उपवन की बात किसने की थी? वेरियर एल्विन ने की थी। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने जनजाति समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उपवन उद्यान की स्थापना का सुझाव दिया? ऑप्शंस है वेरियर एल्विन, शरद चंद्र रॉय, मजूमदार, A.R. देसाई। जनजातीय समस्याओं के समाधान के लिए नेशनल पार्क, अभी बताया गया था ना, राष्ट्रीय उपवन उद्यान की जो स्थापना है उसकी बात किसने की थी? वेरियर एल्विन ने की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई सूची में कितनी दलित जातियों के नाम सम्मिलित थे? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे ध्यान से देखिएगा, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा सकता है। 410, 415, 420 या फिर 429। साइमन कमीशन के द्वारा जो तैयार की गई थी सूची, उसमें दलित जातियों के नाम कितने थे? तो यहाँ पर क्या होगा? 429। कितना होगा? 429। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है? पारिवारिक जीवन से संबंधित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस है पारिवारिक विघटन, पृथक्करण, आतंकवाद, विवाह विच्छेद। तो इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आतंकवाद होगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। और यहाँ पर एक है पारिवारिक विघटन। ठीक है, पारिवारिक विघटन से याद आया, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारिवारिक विघटन का जो कारण माना है, किसने पारिवारिक तनाव को माना है? यानी कि पारिवारिक तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण किसने माना है? तो ये याद रखिएगा, इलियट एंड मेरिल ने माना है। इलियट एंड मेरिल का कहना है परिवार में जो तनाव पाया जाता है, ये तनाव ही पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। और इलियट मेरिल का ये भी कहना था कि जो पारिवारिक तनाव होते हैं वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक है प्राथमिक तनाव और दूसरा है क्या है? द्वितीयक तनाव। तो प्राथमिक तनाव और द्वितीयक तनाव की बात किसने की है? इलियट एंड मेरिल ने की है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा।
नेक्स्ट है समाज के वे व्यक्ति जो समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा रूढ़ियों का विरोध करते हैं व उनमें परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं। समाज उनका नहीं किंतु वे समाज का मार्ग निर्देशन करते हैं। टॉयनबी ने ऐसे लोगों को इनमें से क्या कहा है? रहस्यवादी, रचनात्मक अल्पसंख्यक, पथ प्रदर्शक या फिर विद्रोही। समाज के ऐसे व्यक्ति जो समाज में जो आदर्श, मूल्य, रूढ़ियाँ पाई जाती हैं उनका वे विरोध करते हैं या इन आदर्शों, मूल्यों, रूढ़ियों में वे परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। समाज उनका तो नहीं लेकिन वे समाज का मार्ग निर्देशन करते हैं। और टॉयनबी ने ऐसे लोगों को क्या कहा है? रचनात्मक अल्पसंख्यक कहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और इनका जो सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत रहा है वो चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत रहा है। इसे सोशल चेंज में आपको मिल जाएगा। सोशल चेंज के जो थ्योरी वाली फोल्डर है उसमें मिल जाएगा इनका ये कॉन्सेप्ट थ्योरी वाला, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, इसे ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनेगा? बताइए। संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और जो एकाकी परिवार है उसमें वैवाहिक संबंध। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को, एड्स से बचाव संबंधी सेवाओं को, परिवार नियोजन सेवाओं को या फिर उपयुक्त सभी को? तो यहाँ पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से सरकार द्वारा किया जाने वाला कौन सा प्रयत्न समाज कल्याण से संबंधित है? आइए देखते हैं। बड़े बड़े बांध और पुलों का निर्माण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। समाज कल्याण से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। विस्थापितों के लिए आवास की सुविधाएं। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेतवसन अपराध है? तस्करी, यहाँ पर देखिए घूसखोरी होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? क्राइम। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, क्राइम। ठीक है, अपराध को कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका इसका फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें कुछ वीडियोस मिलेंगे इसके MCQs से रिलेटेड, तो साथ में बताया गया है, कुछ फैक्ट्स भी इससे रिलेटेड बताए गए हैं, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। श्वेतवसन का या जैसे सफ़ेद पोश अपराध कहते हैं, सदरलैंड का कॉन्सेप्ट है। समाज में जो उच्च स्थिति प्राप्त जो लोग होते हैं, उच्च स्थिति पद पर लोग होते हैं, उनके द्वारा जो गैर कानूनी जो कार्य किया जाता है उसको ही श्वेतवसन अपराध के अंतर्गत रखा जाता है या उसे ही श्वेतवसन अपराध कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा किया गया अपराध श्वेतवसन अपराध कहा जाता है? किसी भिखारी द्वारा, किसी विधवा द्वारा, उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा? तो अभी आप लोगों को बताया समाज में जो उच्च परिस्थिति प्राप्त जो व्यक्ति होता है, समाज में जो उच्च पद पर व्यक्ति होता है उसके द्वारा ही जब कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? श्वेतवसन अपराध के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? 1911, 1931, 1881 या फिर 1880? तो क्या होगा यहाँ पर? एंड इस तरीके का क्वेश्चन आपका नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है।
1881 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है द ह्यूमन ग्रुप। अब ये बुक किसकी है, बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। आपका जो भी एग्जाम अभी इधर होने वाले हैं या जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर चेक करिएगा। आपको एक सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का एक फ़ोल्डर मिलेगा। 1-2 फ़ोल्डर बने हुए हैं जिसमें कुछ वीडियोस हैं। सोशियोलॉजी में जितने भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनको वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। या आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं इधर, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट का हो, GIC, PGT, किसी का भी एग्ज़ाम हो, सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने वाले हैं तो उन एग्ज़ाम्स के लिए वो बुक्स इम्पॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके बुक्स ज़्यादा हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग उसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो बुक है वो किसकी हो जाएगी बताइए, होम्स की हो जाएगी, जॉर्ज सी होम्स की हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने दी है, R.H. लोवी, ऑस्कर लेविस, जॉन रेक्स, गुरनाम मिर्डॉल। तो गरीबी की संस्कृति, ये कॉन्सेप्ट किसका है, कई बार क्वेश्चन आया है, PGT के एग्ज़ाम में भी रिपीट हुआ है, आपके नेट के एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार आया है। तो ये कॉन्सेप्ट किसका हो जाएगा, ऑस्कर लेविस का हो जाएगा। अभी बताया गया था ना कि जजमानी व्यवस्था के बारे में इन्होंने कहा था कि जजमानी व्यवस्था को इन्होंने एक शोषणकारी संस्था बताया था और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो गरीबी की संस्कृति रहा है, ठीक है, जिसको दरिद्रता की संस्कृति इस तरीके से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट किसका है, ऑस्कर लेविस का है। और इनका जो ऑस्कर लेविस ने मैक्सिको में कुछ समूह थे जिनका अध्ययन किया था और उन्होंने ये पाया कि वहाँ पर जो लोग थे वो जो उनकी कंडीशन थी, जो परिस्थिति थी गरीबी की, जिन परिस्थितियों में वे रह रहे थे उसी में वो कंफर्टेबल थे, ठीक है। उससे बाहर निकलने का वो कोई किसी भी तरीके का प्रयास नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा था, इसी को उन्होंने गरीबी की संस्कृति का नाम दिया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था। और होम्स का एक जो यहाँ पर द ह्यूमन ग्रुप से नाम याद आ रहा है होम्स का, इन्होंने एक सामाजिक जो विनिमय का सिद्धांत है वो भी दिया हुआ है। और इनकी जो बुक है वो सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्स फॉर्म्स करके है, सोशल बिहेवियर करके इनकी एक और बुक है होम्स की, ठीक है। इनका विनिमय का सिद्धांत दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अनुसूचित जातियों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति सुधारने के प्रयास किए हैं। अब अनुसूचित जातियों की सामाजिक और धार्मिक स्थिति सुधारने का प्रयास इसमें से किसने किया है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि दयानंद सरस्वती या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है संपूर्णानंद आश्रम निम्न में से किससे संबंध है, बोस्टल स्कूल, ओपन जेल, बंद जेल, प्रतिप्रेक्षण गृह। तो ये क्या है, ओपन जेल है, ठीक है, ओपन जेल है। ऑप्शन बी है यहाँ पर राइट। और इस तरीके से कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये यूपी में जो सबसे पहले जो जेल थी जो कि ओपन जेल है, ये 1953 में, ठीक है, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, बनाया गया था, ठीक है, बनारस में जो चंद्रप्रभा नदी है उसके किनारे पर। और इसके जो संस्थापक थे वो संपूर्णानंद ही थे, ये याद रखिएगा, 1953 में। और अगर भारत की पूछा जाता है, सबसे पहले जो ओपन जेल थी वो मुंबई में थी 1905 में, लेकिन वो 1910 में क्या हो गई थी, बंद भी हो गई थी, ठीक है। तो भारत में जो सबसे पहले ओपन जेल थी वो मुंबई में थी 1905 में, लेकिन वो 1910 में बंद भी हो गई थी। और यूपी में जो आएगी वो ज़्यादातर ये ओपन जेल से ही रिलेटेड पूछा जाता है, संपूर्णानंद आश्रम या संपूर्णानंद ने जो ओपन जेल की स्थापना किसने की थी, इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया है। सामाजिक परिवर्तन का जो सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का जो सिद्धांत है वो किसका है। ऑप्शंस है टॉयनबी, सोरोकिन, गिलिन, पेरेटो। अब जिसने सोशल चेंज का
थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट देखा होगा उसे पता होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 100 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये इनकी बुक है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स ये बुक है जिसमें उन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था। और इनके सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत या घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत या उतार चढ़ाव का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव का सिद्धांत किसने दिया है, या सामाजिक परिवर्तन का पेंडुलम का सिद्धांत किसका रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने परिभाषित किया है कि सामाजिक परिवर्तन से केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों से घटित होते हैं। ऑप्शंस हैं जिन्सबर्ग, डेविस, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज। यानी कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, या हम जिसे समाज की संरचना या ढांचा हम कहते हैं, और जो समाज के प्रकार हैं, जब उनमें हमें किसी भी तरीके का हम परिवर्तन देखते हैं तो ऐसे परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, सोशल चेंज कहते हैं। एंड इस तरीके की डेफिनेशन कई बार आपके एग्ज़ाम में पीजीटी के पूछी गई है। जिन्सबर्ग, डेविस, गिलिन एंड गिलिन, मैकेवर एंड पेज। एंड कुछ लोग कह रहे थे कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तो वो आप लोग जब PYQ अभी इधर आप लोगों को कराया जाएगा ना, तो ये कई बार आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ये बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, किंग्सले डेविस होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, समुचित सामाजिक संगठन हेतु आवश्यक है कि समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, समाज अपने सदस्यों पर आंशिक नियंत्रण रखे, समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण न रखे, या फिर सामाजिक नियंत्रण कठोर और कसावयुक्त हो। सामाजिक जो समुचित सामाजिक संगठन है उसके लिए इनमें से क्या आवश्यक है, बताइए, ट्राई करिए कौन सा सही होना चाहिए। क्या होगा यहाँ पर, समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण क्रियाशील होता है औपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, अनौपचारिक नियमों और नियमावलियों द्वारा, या फिर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा, या फिर उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। बताइए। अब ये जो सोशल कंट्रोल है इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका भी प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से बात किसने की थी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, E.A. रॉस ने की थी। याद रखिएगा, E.A. रॉस हैं जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण की सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया था, बात की थी। किस बुक में, सोशल कंट्रोल। अपनी सोशल कंट्रोल बुक का नाम भी क्या है, सोशल कंट्रोल है, जिसमें उन्होंने बात की थी। ये याद रखिएगा, इस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियमों और नियमावलियों द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है। सीमेल, बर्गेस, रॉस, वॉनवेज ऑप्शंस हैं। सामाजिक प्रगति के निर्धारण में समाजीकरण को आधारभूत प्रक्रिया किसने बताया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्गेस हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।